फ्रेंड्स, निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड अपनी कैटेगरी का एक बहुत पुराना और रेप्यूटेड फंड है। इस फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करे हैं, करीब 12 ईयर से यह मार्केट में है और इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स इस पीरियड में जनरेट करके दिए हैं। लेकिन रिसेंट पास्ट में इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब हुई है। पर्टिकुलरली जब से मार्केट में डाउन टर्न आया है तो इसने अपने कैटेगरी से भी बिलो रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं और अपने इन्वेस्टर्स को कोई भी डाउन साइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में यह फंड पूरी तरह असफल रहा है। अभी अगर पिछले 6 मंथ्स के रिटर्न्स की बात करें, जब से कि मार्केट में डाउन टर्न शुरू हुआ है, करेक्शन शुरू हुआ है, तो इसके रिटर्न्स हैं -23%, जबकि कैटेगरी गिरा है 21% से। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस की नहीं है, बात यह भी है कि क्या भविष्य में इस फंड में कोई सुधार होने की गुंजाइश है और इन्वेस्टर को क्या अभी इसमें पैसा अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो उसके कारण क्या है, इसको डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले वीडियो के अगले सेक्शन में चर्चा करेंगे इसके रिटर्न्स की और उसके बाद चर्चा करेंगे उन कारणों की जिसके चलते इस फंड में भविष्य की संभावनाएं क्यों इतनी ब्लीक हो गई हैं, क्यों लगता है कि यह फंड भविष्य में अच्छा परफॉर्म शायद ना करे। अभी बात करें रिटर्न्स की, तो रिटर्न्स शॉर्ट टर्म में तो इसके काफ़ी पुअर है। लास्ट 6 मंथ्स में इसने रिटर्न्स दिए हैं -23%, जो कि कैटेगरी के जो रिटर्न्स हैं नेगेटिव उनसे भी अधिक है। इसके अलावा 1 ईयर में भी इसने नेगेटिव रिटर्न्स ही जनरेट करके दिए हैं, जो कि है -3%। अभी बात करें 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर्स की, तो इन टाइम फ्रेम्स में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन सबसे अच्छी नहीं है। बहुत से ऐसे फंड हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में इसको आउट परफॉर्म किया है। 10 ईयर टाइम फ्रेम में इसने रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं 20%, जो कि एक रिस्पेक्टेबल रिटर्न है, जबकि कैटेगरी एवरेज इसी पीरियड का है 16%। तो अच्छा रिटर्न्स है 20% का। अगर 10 ईयर्स में कोई फंड बना के देता है तो वह एक अच्छा रिटर्न्स माना जाएगा। लेकिन इस फंड की परफॉर्मेंस में इतनी गिरावट क्यों आई है पिछले साल में, और मार्केट के गिरने में यह कोई भी डाउन साइड प्रोटेक्शन अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करने में क्यों असफल रहा, इस प्रश्न का जवाब जानना और ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पर निर्भर करेगा कि भविष्य में इस फंड की क्या संभावनाएं हैं अच्छा परफॉर्म करने की। तो इस फंड की एनालिसिस करने पर जो चीजें इस फंड की परफॉर्मेंस को नेगेटिवली प्रभावित कर रही हैं, डिस्कस करेंगे वीडियो के अगले सेक्शन में। देखिए, इस फंड में बहुत सारी समस्याएं हैं जो इसकी परफॉर्मेंस को नेगेटिवली प्रभावित कर रही हैं, लेकिन उन सबका मूल कारण है इसका बहुत बड़ा AUM। फंड का AUM जो एक समय में 60,000 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका था, वह इस समय घटकर 57,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने काफ़ी, जब इसने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया पिछले 1 साल में, तो पैसा जमा करने के बजाय उल्टा इसमें से पैसा विड्रॉ किया। तो धीरे धीरे यह फंड इन्वेस्टर्स का भरोसा खोता जा रहा है। अभी वैसे तो बड़ा AUM होना एक अच्छी बात मानी जाती है, इस बात का प्रतीक माना जाता है कि लोगों का फंड में भरोसा है, लेकिन यह बात एक स्मॉल कैप फंड के लिए सही नहीं है। स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में यदि बहुत अधिक बड़ा AUM हो जाता है तो बहुत सारी समस्याएं उससे खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि स्मॉल कैप फंड जाहिर है स्मॉल कैप कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, और स्मॉल कैप कंपनीज बहुत छोटी कंपनीज होती हैं जिनमें आप एक बहुत बड़े AUM को, 57,000 करोड़ के AUM को इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज का यूनिवर्स बहुत छोटा है। 250 कंपनीज हैं कुल, और उनका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी कम है। तो जब इतने बड़े AUM के साथ आप इन्वेस्ट करने जाते हैं स्मॉल कैप कंपनीज में, तो आपको बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज करना पड़ता है। जो आप अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें यदि आप अधिक शेयर्स खरीदने की कोशिश करेंगे तो उसका मार्केट प्राइस इन्फ्लुएंस हो ही जाएगा, प्लस आपका रिस्क बहुत बढ़ जाएगा, उसमें आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और दूसरी तरफ यदि आप डाइवर्सिफिकेशन के लिए जाते हैं तो आपको मीनिंगफुल रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जितना ज़्यादा आप डाइवर्सिफिकेशन करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा रिटर्न्स पे, और वो इस फंड की परफॉर्मेंस में दिखाई भी दे रहा है। अभी देखिए, इस फंड का अगर डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, नंबर ऑफ स्टॉक्स जिनमें इस फंड ने इन्वेस्ट कर रखा है वह है 233, जबकि कैटेगरी एवरेज है 84। अभी आप समझ सकते हैं कि कैटेगरी एवरेज 84 के अगेंस्ट इसने इन्वेस्ट कर रखा है 233 शेयर्स में। तो जब आप इतने सारे शेयर्स में, इतनी सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जाहिर है कि आपके रिटर्न्स डाइल्यूट होते ही चले जाएंगे,
और वही इसकी परफॉर्मेंस में दिखाई भी दे रहा है। रिटर्न्स काफी इसके डाइल्यूट हो चुके हैं और उनमें सुधार की भी संभावना इसलिए नहीं है कि यदि इतना अधिक डाइवर्सिफिकेशन है तो ओवरऑल आपका जो इंडेक्स का परफॉर्मेंस रहेगा उसी के आसपास आपका परफॉर्मेंस जा सकता है और उससे बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न या कैटेगरी के एवरेज से बहुत अच्छा रिटर्न आप नहीं दे पाएंगे जब तक कि आप एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो नहीं बनाते। और कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाना इस फंड के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है क्योंकि यह मैनेज करता है एक बहुत बड़े AUM को। अब इस फंड की इतने सारे शेयर्स में डाइवर्सिफिकेशन करने की मजबूरी को आप समझ सकते हैं और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस फंड के पास जो शेयर्स हैं उनमें किसी में भी इसका 2% से ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। तो इस फंड के पोर्टफोलियो की कुछ कंपनी या कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती भी है तो उसका बहुत ज्यादा एडवांटेज इसकी NAV में इस फंड को मिलने वाला नहीं है क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट ही उस कंपनी में कर रखा है 2% से भी कम और दूसरे 200 से भी ऊपर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है वो भी आपके रिटर्न्स को कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर रहे हैं। दूसरी समस्या आती है ओवर डाइवर्सिफिकेशन से कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं 233 शेयर्स में तो इतने बड़े पोर्टफोलियो को मैनेज कर पाना, ट्रैक कर पाना कि कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, किस कंपनी से एग्जिट हुआ जाए और किसमें एक्सपोजर बढ़ाया जाए, वो बहुत ही मुश्किल वाला काम होता जाता है और उसमें एरर करने की आपकी संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ती जाती हैं। अगर बात करें इसके मार्केट कैप एलोकेशन की तो इस फंड ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है अपने AUM का 72% स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर्स में, बाकी का 28% इसने इन्वेस्ट करके रखा है लार्ज एंड मिड कैप शेयर्स में। अभी यह पोजीशन और भी आगे डिटीरिएट होने की संभावना है क्योंकि यदि आपके पास इतना बड़ा AUM है और अगर उसमें इनफ्लोज भी आने शुरू हो जाते हैं तो आप स्मॉल कैप कंपनीज में ऑलरेडी 233 में इन्वेस्ट कर चुके हैं तो आपको अल्टीमेटली जाना पड़ेगा लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट करने जिनके की रिटर्न्स स्मॉल कैप कंपनीज की तुलना में सामान्यतः काफी कम रहते हैं। यदि ऐसा करना पड़ता है फंड को 65% तो मिनिमम इन्वेस्टेड रहना ही पड़ेगा स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर्स में, लेकिन जैसे जैसे फंड में और ज्यादा इनफ्लोज आएंगे, इसका AUM ऑलरेडी बहुत बड़ा है तो धीरे धीरे इसको जाके अपने फंड्स को 65% से अधिक जितना भी इसके पास फंड होगा इन्वेस्टमेंट के बाद स्मॉल कैप शेयर्स में वह डिप्लॉय करना ही पड़ेगा लार्ज एंड मिड कैप में, जिससे कि इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड रिटर्न्स मिलने की संभावना है आगे भविष्य में। तो निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरी में काफी फंड्स हैं, काफी अच्छे फंड्स हैं, तो आवश्यक नहीं है कि आप निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड में ही इन्वेस्टमेंट करें। यदि आपको नया लमसम करना है या फिर आप SIP शुरू करना चाह रहे हैं किसी स्मॉल कैप फंड में तो बेहतर होगा कि इस फंड को आप अवॉइड करें। लेकिन यदि आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं इस फंड में तो आपको इससे एग्जिट लेने से पहले इसे थोड़ा समय देना चाहिए, देखना चाहिए कि इसने डाउन टर्न में तो मार्केट के करेक्शन में तो बहुत पुअरली परफॉर्म किया है और उस समय आप इन्वेस्टेड बने रहे हैं। अब ऑलरेडी इसका NAV 25% नीचे आ चुका है तो इस समय एग्जिट करने का कोई मतलब नहीं है, काफी गिर चुका है फंड का NAV। लेकिन आप इसको क्लोजली वॉच करिए और ऑब्जर्व करिए कि जब मार्केट में रिकवरी आती है तब यह फंड कैसा परफॉर्म करता है। यदि इसका परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा सुधार नहीं आता अपनी कैटेगरी के दूसरे फंड्स की तुलना में, यह रिकवरी आने पर भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता क्योंकि इतना ओवर डाइवर्सिफिकेशन है कि यदि मार्केट में रिकवरी आती भी है तो इस फंड को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है, ऐसा लगता है इसके पोर्टफोलियो को देख के। बाकी तो जब एक्चुअल में रियल टाइम में कौन सा फंड कैसा परफॉर्म करता है, जब मार्केट में रिकवरी होगी तभी समझ में आएगा कि किस फंड ने कैसा परफॉर्म किया। तो थोड़ा समय दीजिए यदि आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और देखिए कि यह रिकवरी में कैसा परफॉर्म करता है। यदि यह रिकवरी आने पर भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता अपनी कैटेगरी के दूसरे फंड्स की तुलना में तो फिर आपको मन बनाना पड़ेगा कि इस फंड में इन्वेस्टेड रहा जाए या एग्जिट कर लिया जाए। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।